हुए और उनका जो वो कभी स्कूल नहीं आए तो उनका स्तर बढ़ाने शिक्षा उनका जानकारी का स्तर बढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशल मटेरियल तैयार किया जाएगा। हम इस तरह की सभी जानकारी ले रहे हैं कि क्या उनके लिए टीचर्स अलग से मौजूद हैं, क्या वो स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग, या स्कूल के बाहर प्रोवाइड की जा रही है, या किसी एनजीओ के मार्फत ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में है। तो बहुत सारी जगह से अगर जानकारी नहीं भी आती है या मना करते हैं कि हमारे पास कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे जिन्हें हमने स्पेशल ट्रेनिंग दी, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। अगले साल ये सभी जगह से जानकारी आएगी। इसके बाद एक और जो अहम मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारी नए वेरिएबल जो हमने ऐड किए हैं, उनमें से आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब आप हर लेवल पर नीचे स्तर पर जब भी ट्रेनिंग करेंगे, कि अगर ये ट्रेनिंग आप ब्लॉक लेवल पर कर रहे हैं तो आपको क्लस्टर्स अपने सीआरसी अधिकारियों को बताना पड़ेगा। अगर सीआरसी सभी हेडमास्टर्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में जो भी आपकी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको अच्छे से पढ़ें, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें, आपके जो दूसरे स्तर के जो अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जब बात करेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग जैसा कि बताया गया था डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, अब जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे या जिन्हें भी और स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लाइक जैसा कि अभी मैंने उदाहरण दिया था कि अगर वो एज अप्रोप्रिएट क्लास में एनरोल हुए और उनका जो वो कभी स्कूल नहीं आए, तो उनका स्तर उनका जानकारी का स्तर बढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशल मटेरियल तैयार किया जाएगा। हम इस तरह की सभी जानकारी ले रहे हैं कि क्या उनके लिए टीचर्स अलग से मौजूद हैं, क्या वो स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग, या स्कूल के बाहर प्रोवाइड की जा रही है, या किसी एनजीओ के मार्फत ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में है। तो बहुत सारी जगह से अगर जानकारी नहीं भी आती है या मना करते हैं कि हमारे पास कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे जिन्हें हमने स्पेशल ट्रेनिंग दी, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। अगले साल ये सभी जगह से जानकारी आएगी। इसके बाद एक और जो अहम मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारी नए वेरिएबल जो हमने ऐड किए हैं, उनमें से आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब आप हर लेवल पर नीचे स्तर पर जब भी ट्रेनिंग करेंगे, कि अगर ये ट्रेनिंग आप ब्लॉक लेवल पर कर रहे हैं तो आपको क्लस्टर्स अपने सीआरसी अधिकारियों को बताना पड़ेगा। अगर सीआरसी सभी हेडमास्टर्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में जो भी आपकी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको अच्छे से पढ़ें, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें, आपके जो दूसरे स्तर के जो अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, उदाहरण के तौर पर, कि अगर हम फ्री टेक्स्ट बुक्स स्कूल को कब मिली ये जानकारी भी पूछ रहे हैं, एक जगह किस किस कक्षा के लिए मिल गई ये भी पूछ रहे हैं, किस महीने में आपको टेक्स्ट बुक्स मिली। लेकिन इसके साथ हमने एक और क्वेश्चन पूछा है कि आपका शैक्षणिक स्तर कब शुरू होता है। आप सभी को ज्ञात रहे कि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आपका जो शिक्षा का स्कूल का कैलेंडर होगा, स्कूल का जो एकेडमिक ईयर होगा, वो लोकल अथॉरिटी निर्धारित करेगी। तो ये हो सकता है कि एक जिले में भी स्कूल अलग अलग समय पर चालू हों, अलग समय पर वेकेशंस हों। तो इसीलिए हमने पूछा है कि आपका स्कूल किस महीने में शुरू होता है, और उसके बाद इस स्कूल के शुरू होने के बाद आपको किस माह में, आपको किस महीने में आपको टेक्स्ट बुक्स मिली। फ्रेंड्स, ये मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा था जो हमने एडिशनल वेरिएबल्स डाले। इसके अलावा जो बाकी वेरिएबल्स हैं, हमें लगता है कि हमने अच्छी तरह से उन पर ऑलरेडी चर्चा कर ली गई है। अब मैं हमारा जो टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कि अपना टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ जरूर बनाएं, और अपने हर लेवल पर, डीआरसी लेवल, ब्लॉक लेवल पर और सीआरसी लेवल पर मुख्यतः इसे जरूर आप शेयर करें, जिससे कि सिमिलैरिटी बने और डेटा कलेक्शन में कोई परेशानी ना हो। इस कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ का एक जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये कि एक तो आपकी कोई भी एक्टिविटी इस पूरे वर्ष के दौरान छूटती नहीं है। इसमें हम हर एक्टिविटी को पेन डाउन कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज हमें करनी है। एक चेकलिस्ट आपके लिए पास हमेशा रहती है, और इसमें आपको डेट वाइज भी दे रखा है कि किस डेट में आप क्या काम करेंगे, जिससे कि एक पूरे ब्लॉक में अगर डेटा कलेक्शन की ही बात है तो पूरे ब्लॉक का डेटा एक साथ कलेक्ट हो जाता है।
पूरे ब्लॉक का डेटा एक साथ वेरीफाई हो जाता है। और आप ये भी मानेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अपना डेटा आगे स्टेट लेवल पर फॉरवर्ड तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके सभी ब्लॉक्स का डेटा ना आ जाए। सिमिलरली एक ब्लॉक अपना डेटा आगे तब तक नहीं भेज सकता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक कि सभी क्लस्टर्स का डेटा उसके पास उपलब्ध ना हो। तो ये कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको एक टाइमलाइन दे देता है कि आपको 1 तारीख से 15 तारीख तक सारे प्रपत्र सीआरसी लेवल पर पहुंचाने हैं। तो कम से कम जितने भी हमारे क्लस्टर लेवल के अधिकारी हैं उन्हें पता होगा कि हमारी टाइमलाइन ये है, हमें ये एक्टिविटी 1 से 15 तारीख के बीच में करनी है। वो उसी दौरान उस एक्टिविटी को करते हैं और उस डेटा को ठीक तरीके से और सभी चेकलिस्ट को चेक करके तब उस लेवल पर पहुंचा देते हैं। तो अब मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी राज्य स्तर के और डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो भी अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो इस कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज को नीचे सीआरसी लेवल तक जरूर पहुंचाएंगे। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज साथियों, हम लोग हमारी, जैसा कि प्रोफेसर मेहता ने बताया था कि रीजनल वर्कशॉप्स कर रहे हैं जहां हम डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑन डेटा कैप्चर फॉर्मेट, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हीं उसी तरह की सेम तरह की ट्रेनिंग हर लेवल पर दी जाए। उसके अलावा हम टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज भी इन सभी अधिकारियों के साथ शेयर करते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि आपका कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज क्या हो। हम स्टेट से अनुरोध करते हैं कि वो अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, अपना स्टेट स्पेसिफिक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज बनाएं जो उनकी स्टेट के लिए लागू होगा और वो हर स्तर पर उसकी चर्चा करें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि जैसा कि मुझे पता है कि इस वर्ष के लिए हमने काफी लेट हुआ है जब हमने अपना डेटा कैप्चर फॉर्मेट फाइनलाइज किया, पहले राष्ट्रीय स्तर से, उसके बाद सिमिलरली स्टेट भी अपना काम करते हैं, वो अपने एडिशनल वेरिएबल जो सप्लीमेंट्री वेरिएबल होते हैं वो इसमें ऐड करते हैं, तब ये डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर किया जाता है। फिर भी कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो कि बिना डेटा कैप्चर फॉर्मेट के भी की जा सकती हैं, जैसे कि पिछले वर्ष की जो 5% सैंपल चेक जो किया जाता है, रैंडम सैंपल चेक डाइस का, मैं आप सभी साथियों को इनफैक्ट अवगत कराना चाहूंगा जो बीआरसी स्तर पर, सीआरसी स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हैं कि डाइस के अंडर डाइस हम हर वर्ष हर राज्य में 5% बेसिस पर डाइस डेटा का सैंपल चेक करते हैं। जब आप डेटा सारा प्रोवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को, तो ये स्टेट डिसाइड करता है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में इस वर्ष 5% सैंपल चेक करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करने के बाद 5% स्कूल का डेटा दोबारा कलेक्ट करते हैं किसी और तरह के डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, और ये कार्य किसी आउटसाइड एजेंसी से कराया जाता है जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान या डाइस में इन्वॉल्व नहीं है, उनसे कराया जाता है ये कार्य किसी आउटसाइड एजेंसी से, इंडिपेंडेंट एजेंसी से। और जब वो इस कार्य को करते हैं तो उससे कुछ डेविएशंस निकल के आती हैं कि क्या क्या डेटा में भिन्नताएं हैं, जो डेटा हमारे सीआरसी बीआरसी के थ्रू जो आया उस डेटा में और जो दूसरा डेटा आया स्कूल वाइज जो हमने 5% बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे कलेक्ट किया, फिर उन दोनों का मिलान किया जाता है और फिर जो भी उसमें त्रुटियां होती हैं उनको दर्शाया जाता है एक रिपोर्ट के माध्यम से। ये रिपोर्ट हर स्टेट में अवेलेबल है, शायद 1 या 2 में नहीं होगा, अदरवाइज 32-33 राज्यों में ये स्टेट रिपोर्ट अवेलेबल है पिछले कई वर्षों के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट महज एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाता है क्योंकि इसकी शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, सीआरसी स्तर पर नहीं हो पाती। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपकी 5% की रिपोर्ट है उसे शेयर जरूर किया जाए। इसके लिए किसी डेटा कैप्चर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी एक राज्य में हमारा जो विद्यालय का स्थापना वर्ष है उसी में बहुत सारी त्रुटियां आ रही हैं, कहीं ऐसा होगा कि कहीं आपका एनरोलमेंट मैच नहीं करेगा ज्यादातर, बाकी जबकि स्थापना का वर्ष या अदर वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हर जहां से डेटा कलेक्शन होता है वहां तक ये पहुंचाएं जानकारी कि किस तरह के वेरिएबल्स में किस तरह की गलतियां आ रही हैं, ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे इस डेटा में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है और जो हमारा 5% सैंपल चेक करने के लिए हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं वो हमारे बेकार जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो जरूर करें, इसके लिए किसी डेटा कैप्चर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं बताना आपको चाहूंगा कि आप जैसे ही यहाँ से आप जाएंगे, डेटा कैप्चर फॉर्मेट अधिकतर राज्यों में, अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स में तैयार किए जा चुके हैं, प्रिंटिंग शुरू की जा चुकी है या कई जगह पर अभी प्रिंटिंग बहुत जल्दी आपको डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिलने वाले हैं।
तो आप कम से कम अपना कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज तैयार कर लें कि किस दिन हमें प्रपत्र मिल जाएंगे और हम किस किस डेट्स पर ट्रेनिंग रख के और डेटा कलेक्ट करेंगे। उस डेटा कलेक्शन के लिए आप जब ट्रेनिंग देंगे किसी भी लेवल पर, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे स्टेट अधिकारी हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर्स को ट्रेनिंग दें, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट बीआरसीज को और बीआरसीज डाउन द लाइन सीआरसीज को, सभी को ट्रेनिंग देंगे अपने जो भी उनके जुरिडिक्शंस में आते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग में जो अहम मुद्दे हैं आप क्या क्या उसमें रखेंगे वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट कैसे फिल करना है विद गाइडलाइंस, उनको समझाइए। जैसे कि आज सुबह ही आपको समझाया गया कि एक एक बिंदु में किस तरह से कोड लिखे जाएंगे और किस तरह उसमें डेटा एंट्री की जाए, उसमें फिल किया जाएगा वो डेटा कैप्चर फॉर्मेट को। दूसरा, आपकी जो 5% सैंपल चेक की रिपोर्ट है ये जरूर शेयर की जाए हर स्तर पर अप टू दी सीआरसी लेवल। अगर आप पूरी रिपोर्ट जो बंडल रिपोर्ट है वो शेयर नहीं करना चाहते, उसका एक सम अप करके एग्जीक्यूटिव समरी टाइप की निकाल करके जहां मेजर डिविजन्स हैं उनको निकाल करके उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इन पर खास ध्यान दीजिए, इन पर फोकस कीजिए जहां पर हम ज्यादा गलतियां करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जो पिछले वर्ष का जो डेटा है उसको जरूर शेयर करें सभी अधिकारियों के साथ। हो सकता है आप उनको यह बताना चाहें कि पिछले 2 वर्षों में आपका एनरोलमेंट जो है 10% गिर गया है, इस समय हो सकता है डेटा कलेक्शन की भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो ये मैसेज जब तक नीचे लेवल पर नहीं जाएगा इस डेटा में सुधार नहीं होगा। तो आप वो पिछले साल का डेटा जरूर, पिछले 2 वर्षों का एटलीस्ट डेटा शेयर करें हर लेवल पर। इसके बाद एक जो आपको महत्वपूर्ण काम कराना है वो है जन वाचन ऑफ डाइस डेटा। हम ये समझते हैं कि अगर डेटा की क्वालिटी सुधारने के लिए कोई भी कार्य किए जा सकते हैं तो वो सिर्फ निम्नतर स्तर जो कि सीआरसी या स्कूल लेवल है वही हो सकता है। तो हम ये प्रपोज करते हैं कि सभी जगह पर हर विलेज में एक जनवाचन किया जाए डाइस डेटा का, जिसके थ्रू ये डेटा सभी जगह पर एक स्कूल में, एक विलेज में जो भी हम डाइस डेटा ऊपर के लेवल पर ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जानकारी गांव के सभी लोगों को दी जाए कि हमने क्या डेटा प्रोवाइड किया। ये हमें 2 तरीके से मदद करेगा। एक तो सभी लोगों को जानकारी होगी, डेटा की ट्रांसपेरेंसी होगी और जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में वो सभी लोगों को ज्ञात होगा। दूसरा इससे यह होगा कि जब हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे अंडर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, जब हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा जो हम लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। और जैसा कि बताया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी उसके हमारे जो सदस्य होंगे वो पेरेंट्स भी होंगे, उसमें हमारे लोकल अथॉरिटी के भी मेंबर्स होंगे जो हमारे सदस्य होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन सभी के साथ ये डेटा शेयर करें जिससे कि डेटा की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सिर्फ 2 और बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जब हम बीआरसी सीआरसी लेवल पर ट्रेनिंग करें तो हमें यह भी जरूर ध्यान रखें कि डेटा की क्रॉस चेकिंग कैसे करें। आप एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आप लिखेंगे कि एनरोलमेंट यहां से यहां मैच होना चाहिए। एक पेज आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट के साथ और दीजिए जिसमें कि आप चेकलिस्ट प्रदान कीजिए। चेकलिस्ट में आप ये दे सकते हैं कि डेटा का किस किस लेवल पर क्या क्या डेटा चेक किया जाएगा। जैसा कि प्रोफेसर मेहता ने बताया था आपको कि 100% डेटा कैप्चर फॉर्मेट्स चेक किए जाएंगे हमारे सीआरसीज के द्वारा। तो जब सीआरसीज इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट को चेक करेंगे तो वो किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखें। अगर एनरोलमेंट टेबल ई और एफ में मैच करना है तो ये हमारी चेकलिस्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। हमारी चेकलिस्ट में ये भी आना चाहिए कि टीचर की इंफॉर्मेशन जो आपने प्रथम पेज में दी है और जो टीचर्स प्रोफाइल में जो नंबर ऑफ टीचर्स दिए हैं वो मैच करने चाहिए। जो रेगुलर टीचर की इंफॉर्मेशन और पैरा टीचर्स की इंफॉर्मेशन